नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आस्था कौशिक। अयोध्या में राम मंदिर को लेकर समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने एक बार फिर से विवादास्पद बयान दिया है। साल 1990 में अयोध्या में कार सेवकों पर गोली चलवाने की घटना का जिक्र करते हुए स्वामी प्रसाद मौर्य ने उस घटना को लेकर यूपी की तत्कालीन मुलायम सरकार का बचाव किया। स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा कि अमन चैन को कायम रखने के लिए तत्कालीन सरकार ने अराजक तत्वों पर गोली चलवाकर अपना कर्तव्य निभाया था। अयोध्या में राम मंदिर पर घटना घटी थी, वहां पर बिना किसी न्यायपालिका के निर्देश के, बिना किसी प्रशासनिक आदेश के बड़े पैमाने पर अराजक तत्वों ने जो तोड़फोड़ की थी, तत्कालीन सरकार ने संविधान की रक्षा के लिए, कानून की रक्षा के लिए, अमन चैन कायम रखने के लिए उस समय जो गोली चलवाई थी वो सरकार का अपना कर्तव्य था। सरकार ने अपना कर्तव्य निभाया था। और ये पहली बार नहीं जब समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने राम मंदिर और अयोध्या में हो रहे प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को लेकर विवादास्पद बयान दिया हो। इससे पहले वो लगातार राम मंदिर पर विवादों के बोल बोलते आ रहे हैं। एक बार तो उन्होंने हिंदू धर्म को ही धोखा बता दिया था। राम मंदिर बनाने में भाजपा का कोई योगदान नहीं है। वो माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश से बन रही है, तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश का सभी ने स्वागत किया था। भाजपा तो केवल राम मंदिर का मार्केटिंग कर रही है, उसका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। धर्म से उसका कोई लेना देना नहीं है। धर्म को तो उसने मजाक बना दिया है। धर्म को तो वोटों के लिए इस्तेमाल करती है। धर्म के लिए हिंदू मुस्लिम सौहार्द को तार-तार कर रही है। यही जातवाद है, यही छुआछूत है, यही ऊंच नीच है, यही धर्म के नाम पर भेदभाव है, यही धर्म के नाम पर धोखा है। और इसलिए अगर सही मायने में धर्म होता और सही मायने में ये इससे किसी की भावना आहत होती तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय को भी लोग चुनौती। इस बात पे आप अडिग हैं कि हिंदू धर्म धोखा है? हम ये कह रहे हैं कि अगर ये धोखा नहीं होता तो माननीय प्रधानमंत्री के खिलाफ एफआईआर क्यों नहीं, माननीय मोहन भागवत के खिलाफ एफआईआर क्यों नहीं, गडकरी जी के खिलाफ कोई एफआईआर क्यों नहीं, माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती क्यों नहीं? इसका मतलब है वो स्वीकार करते हैं, लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य ने कैसे कह दिया, इससे उनको इतराज है। भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर ट्रस्ट के द्वारा आमंत्रण दिया जा रहा है कि कौन जाएगा कौन नहीं जाएगा। जो सही मायने में राम भक्त हैं उनको जाने से रोका जा रहा है, और जो आज झूठी बाबाही लूट रहे हैं कि राम को हम लाए हैं, वो भगवान राम की मार्केटिंग कर रहे हैं, आम भक्तों को जाने से रोक रहे हैं। स्वाभाविक रूप से ऐसा नहीं होना चाहिए। स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान पर केंद्रीय राज्य मंत्री एसपी सिंह बघेल की प्रतिक्रिया आई है। बघेल ने एसपी मौर्य के बयान की निंदा की और आरोप लगाया कि एसपी सरकार का मकसद था कि कार सेवक मरें। का ये कहना कि कार सेवकों पर गोली चलाना न्याय संगत था, मैं इससे सहमत नहीं हूँ। वो दिन भारत के लोकतंत्र के लिए काला दिवस था, सनातन धर्म के लिए काला दिवस था, और तानाशाही की पराकाष्ठा थी और निरंकुश शासन की पराकाष्ठा थी। जब विश्व हिंदू परिषद या अन्य संगठनों ने कार सेवा के लिए वहाँ बुलाया था तो हर जिले से ही में रोकना चाहिए था, वहाँ एकत्र नहीं करना चाहिए था। यदि एकत्र हो गए थे तो उनको चेतावनी देनी चाहिए थी। उसके बाद पानी का बौछार करना चाहिए था। पानी के बौछार के बाद मौसम के अगेंस्ट पानी, गर्मी में ठंडा और ठंड में गर्म पानी का प्रयोग करना चाहिए। इसके बाद हल्की केनिंग लाठीचार्ज करना चाहिए था। उसके बाद भारी लाठीचार्ज करना चाहिए। उसके बाद आवश्यकता पड़ने पर हवाई फायर करना चाहिए था। बहुत ज़्यादा परिस्थिति खराब हो तो पैरों पर, जिससे मृत्यु न हो। लेकिन उस समय की सरकार ने सीने पर गोलियां मारी थी और गोली इस उद्देश्य से मारी गई थी कि हर गोली से एक कार सेवक मरे।
स्वामी मौर्य पर एसपी के ही विधायक समरपाल सिंह ने निशाना साधा है। उन्होंने स्वामी प्रसाद मौर्य को बुद्धिहीन बताया, साथ ही चेतावनी दी कि अगर स्वामी प्रसाद मौर्य यहीं पर नहीं रुके तो उन्होंने बड़ा नुकसान उठाना पड़ेगा। अखिलेश ने भी उनके बयान पर मीटिंग में ऐतराज जताया था। प्रसाद मौर्य उसमें मेंबर हैं पार्टी के, और जो स्वामी प्रसाद मौर्य कहते हैं उनको मैं तो सीरियस लेता नहीं, और 90% पार्टी भी सीरियस नहीं लेती हमारी। वो जो कहते हैं वो अलग बात करते रहते हैं। किसी पर टिप्पणी करना मैं नहीं समझता उचित है, और ऐसे समय में कोई टिप्पणी करना, कोई बुद्धिहीन आदमी यही बात करेगा, मैं उनको कभी सीरियस नहीं लेता। घाटे में जाएंगे। अरे कल हमारे नेताजी ने कहा, हमारी मीटिंग में कहा, कल विधायकों की मीटिंग में ओपन कहा कि नहीं बोलेंगे, वो नहीं बोलेंगे, 2-3 बार कहा। तो उसके मिजाज से मैं समझ रहा था अगर वो अब ऐसा करेंगे तो नुकसान में जाएंगे। प्रयागराज पहुंचे डिप्टी सीएम केपी मौर्य ने स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है। उनका कहना है कि स्वामी प्रसाद मौर्य पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव की ही स्क्रिप्ट पढ़ते हैं। अखिलेश यादव के छूट दिए बगैर वो ऐसी बयानबाजी नहीं कर सकते। और ऐसे समय में इस प्रकार के बयान को देना, मतलब श्री अखिलेश यादव जी का निश्चित तौर से यह बहुत, मैं इसके लिए उनकी निंदा भी करता हूं, क्योंकि जो बोलते हैं उनके कोई भी नेता, वह श्री अखिलेश यादव जी का लिखा हुआ केवल पढ़ते हैं, रट्टू तोता है, एक शब्द कम ज्यादा नहीं बोल सकते, ये बुलवाया जाता है इसके बोले। स्वामी प्रसाद मौर्य आखिर ऐसे बयान क्यों दे रहे हैं, उन पर कार्रवाई क्यों नहीं होती? इसलिए कि आप सवाल पूछ करके उनको महत्व दे रहे हैं, इसलिए वो बयान देते हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य की बयानबाजी के खिलाफ आरएलडी ने भी नाराजगी जताई। यूपी आरएलडी अध्यक्ष का मानना है कि स्वामी प्रसाद मौर्य ऐसे बयानों से बीजेपी को मुद्दा दे देते हैं। उनके बयानों से खुद समाजवादी पार्टी सहमत नहीं है, ऐसे में उनको किसानों और नौजवानों के मुद्दे उठाने चाहिए। प्रसाद जी को इसलिए मैं कह रहा हूं कि किसान और जवान की बात उठानी चाहिए, और संदर्भ से हट करके ये बीजेपी के लिए कोई मुद्दा देने की बात नहीं करनी चाहिए। मुझे लगता है कि आज चुनाव का समय है, बहुत ही संवेदनशील दौर चल रहा है। ऐसे समय में केवल हमें किसानों और जवानों की बात करनी चाहिए। वीएचपी के कार्यकारी अध्यक्ष आलोक कुमार ने न्यूज 18 से बातचीत की है। आलोक कुमार ने कहा कि 1990 की घटना को भूलते हुए अखिलेश यादव को निमंत्रण दिया गया था। वहीं स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान की भी उन्होंने निंदा की। में जो हुआ, हम उन्हें बुलाएं कि नहीं बुलाएं, पर हम लोगों को लगा कि पुराना भूल करके एक बार फिर से शुरू करते, सारा हिंदू समाज करे, और राजनीति की अनिवार्यताएं और मजबूरियां, उनके मन के भय, वो उनको इस कार्यक्रम में जुड़ने से अगर रोक रहे हैं तो हमें कुछ कहना नहीं है। जिस तरह से विश्व हिंदू परिषद ने या तीर्थ ट्रस्ट ने उनको आमंत्रित किया, आमंत्रित करने के बाद इस तरह की उनकी बयानबाजी सामने आई, उन्होंने कहा कि राम जी बुलाएंगे तो जाएंगे, तो आप किस तरह से इस पूरे वाकये को समझते हैं? हमारे तो मन में कुछ कटुता नहीं है। मैंने आपको कहा कि यह हो सकता है कि वो मुस्लिम वोटों पर इसके पड़ने वाले प्रभावों को देख रहे हो, उनकी इच्छा है। मैं दोहरा देता हूं, अगर वे आएंगे तो वह हमारे सम्मानित अतिथि होंगे। ये एक बड़ा दुखद प्रसंग है। स्वामी प्रसाद मौर्य ने हिंदू समाज की छाती के घावों को दोबारा से हरा कर दिया है। सब ट्रेनें जो अयोध्या जाती थी वो लखनऊ पे समाप्त कर दी गई थी। सड़कों में 40 फीट के गड्ढे खोद के पानी भरा था। मजबूर किया गया था कार सेवकों को कि अयोध्या से लखनऊ से अयोध्या 135 किलोमीटर ठंड में पैदल चले। शांत निहत थे, राम नाम जप रहे। कार सेवकों पे गोली चली थी, पैरों पर नहीं चली थी, सीने या सिर पर चली थी। उसकी तो इतनी उत्तेजना थी कि वहां के पुलिस और प्रशासन के अफसरों की पत्नियों ने जुलूस निकाला था, कमिश्नर का ऑफिस घेर लिया था और मधुकर गुप्ता से कहा था कि इन हत्याओं के जिम्मेवार कौन है। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा से जुड़ी बड़ी खबर, कांग्रेस ने राम मंदिर का निमंत्रण ठुकराया। प्राण प्रतिष्ठा में नहीं जाएंगी सोनिया गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे, अधीर रंजन चौधरी भी नहीं जाएंगे। ये बड़ा अपडेट
आपको बता दें, निमंत्रण प्राप्त हुआ था प्राण प्रतिष्ठा के लिए मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी और अधीर रंजन चौधरी को। अब बड़ी खबर उस पर यह आ रही है, अपडेट ये कि प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में ये तीनों ही नहीं जाएंगे। कांग्रेस ने राम मंदिर का निमंत्रण ठुकरा दिया है। प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में सोनिया गांधी नहीं जाएंगी, मल्लिकार्जुन खड़गे नहीं जाएंगे और नहीं जाएंगे अधीर रंजन चौधरी भी। बीजेपी पिछले लोकसभा चुनाव की तुलना में इस बार अधिक सीटों पर चुनाव लड़ेगी और इस बार 436 से ज्यादा सीटों पर बीजेपी लड़ेगी। साल 2019 से ज्यादा सीटों पर इस बार बीजेपी चुनाव लड़ेगी। 2019 में 436 सीटों पर बीजेपी चुनाव लड़ी थी। आपको बता दें, लोकसभा चुनाव के ऐलान से पहले ही बीजेपी अपने उम्मीदवारों के नामों की घोषणा करेगी और जनवरी के अंत में या फरवरी के पहले सप्ताह में बीजेपी की पहली लिस्ट जारी हो सकती है। पहली सूची में पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के नाम होंगे। पिछले 2019 के लोकसभा चुनाव में भी बीजेपी ने अपनी पहली ही सूची में पीएम मोदी और अमित शाह की सीटों के नाम का ऐलान किया था। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने लोकसभा चुनाव को लेकर अपने सभी महामंत्रियों को स्पेसिफिक जिम्मेदारियां सौंप दी हैं। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने विनोद तावड़े को ज्वाइनिंग कमेटी का हेड बनाया है, यानी कि लोकसभा चुनाव के मद्देनजर देश भर में दूसरी पार्टी या नए व्यक्ति को बीजेपी में शामिल करवाने का काम विनोद तावड़े और उनकी टीम करेगी। कैंपेन, प्रचार प्रसार, अन्य महत्वपूर्ण संगठनात्मक विषयों की जिम्मेदारी सुनील बंसल को दी गई है। राष्ट्रीय महामंत्री दुष्यंत गौतम को देश में बौद्ध सम्मेलन कराने का जिम्मा मिला है। राधा मोहन दास अग्रवाल को जेपी नड्डा ने विजन डॉक्यूमेंट बनाने का काम सौंपा है। पूरे घोषणा पत्र यानी विजन डॉक्यूमेंट की जिम्मेदारी राष्ट्रीय महामंत्री राधा मोहन दास अग्रवाल को दी गई है। इसके साथ साथ चूंकि पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री दुष्यंत गौतम को अल्पसंख्यक मोर्चा का प्रभारी बनाया गया है, उसको लेकर लोकसभा चुनाव के लिहाज से किस तरह से लगातार अल्पसंख्यकों के बीच में जाना है, खासकर बौद्ध सम्मेलन किस तरह से पूरे देश भर के अंदर करवाने हैं, उसकी जिम्मेदारी पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री दुष्यंत गौतम को दी गई है। इनके अलावा तरुण चुग को पूरे देश भर के अंदर किस तरह से बड़े नेताओं के प्रवास होने हैं, किस तरह से कार्यक्रम तैयार करने हैं और कार्यक्रम लगने हैं, उन सबकी जिम्मेदारी तरुण चुग के हाथ में रहने वाली है। यूपी में गठबंधन की राह तलाश रही एआईएमआईएम ने एक बार फिर से बीएसपी अध्यक्ष मायावती को प्रधानमंत्री बनाए जाने की मांग की है। एआईएमआईएम के प्रवक्ता असीम वकार ने कहा है कि मायावती सम्मानित नेता हैं। उन्होंने विपक्षी दलों से मायावती को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बनाए जाने की मांग की है। असीम वकार ने कहा, मायावती कुशल प्रशासक रही हैं। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की किसी से भी गठबंधन पर कोई चर्चा नहीं हुई है। हमारी गठबंधन के लिए किसी से कोई बात नहीं चल रही है। उत्तर प्रदेश में हमारे दरवाजे सभी दलों के लिए खुले हैं, भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर, बीजेपी को छोड़कर हम किसी से भी गठबंधन करने को तैयार हैं। समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन कुमारी मायावती जी दलितों में एक अलग छाप रखती हैं। देश का और उत्तर प्रदेश का दलित उनको मोहब्बत करता है, उनको चाहता है। बहन कुमारी मायावती जी का विजन और आइडियोलॉजी बहुत क्लियर है। बहन कुमारी मायावती जी बेहतरीन मुख्यमंत्री साबित हुई थी और मैं समझता हूं कि अगर उनको प्रधानमंत्री का दावेदार घोषित करके चुनाव लड़ा जाता है तो वो भविष्य में बेहतरीन प्रधानमंत्री भी साबित होंगी। गठबंधन में बीएसपी को शामिल करने पर एसपी का बयान सामने आया है। एसपी मीडिया सेल ने इस खबर को अफवाह बताया। बीजेपी और उसके सहयोगी अफवाह फैला रहे हैं। एसपी मीडिया सेल की तरफ से ये कहा गया। कुछ कांग्रेस के नेता भी इसको हवा दे रहे हैं और ये समाजवादी पार्टी के खिलाफ एक साजिश है। तो एसपी मीडिया सेल ने इस खबर को अफवाह करार दिया और कहा कि कुछ कांग्रेस के नेता भी इसको हवा दे रहे हैं। समाजवादी पार्टी के खिलाफ ये साजिश की जा रही है। जामिया मिलिया इस्लामिया अपने मेडिकल कॉलेज का नाम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर रखने पर विचार कर रहा है। जामिया के एक्टिंग वाइस चांसलर प्रोफेसर इकबाल हुसैन ने
न्यूज 18 से एक्सक्लूसिव बातचीत में बताया है कि वो इस पर विचार कर रहे हैं। और उन्होंने ये भी कहा कि मेडिकल कॉलेज का नाम पीएम मोदी के नाम पर रखना कुछ गलत नहीं है। जब अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में पूर्व प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के नाम पर मेडिकल कॉलेज हो सकता है, तो फिर जामिया मिलिया इस्लामिया में नरेंद्र मोदी मेडिकल कॉलेज क्यों नहीं हो सकता? कभी भी गवर्नमेंट के खिलाफ यहाँ कोई नारा नहीं लगाया, क्योंकि ये यूनिवर्सिटी की जो पैदाइश हुई वो अंग्रेजों के खिलाफ हुई। जहाँ तक मेडिकल कॉलेज का सवाल है, इस पे मैं नहीं समझता हूँ कि कोई कंट्रोवर्सी होनी चाहिए। जब एक यूनिवर्सिटी जो ऑलरेडी आपकी माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन जिसका नाम अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी है, वहाँ पे जब मेडिकल कॉलेज आया तो उसका नाम जवाहरलाल मेडिकल कॉलेज रखा गया। वो भी उस जमाने के आला ओहदे पे फायज एक रहबर का नाम था। अगर आज के ज़माने में हालात अगर बदलते हैं, हुकूमत बदलती है, हमें मेडिकल कॉलेज चाहिए, तो आज के रहबर के नाम से अगर रखा जाए, इसको किसी और नज़रिए से नहीं देखना चाहिए। बरेली को सीएम योगी ने 3,405 करोड़ की योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस मौके पर सीएम योगी ने बताया कि अब देश के अंदर सुरक्षित माहौल है, बिना भेदभाव विकास का लाभ जनता तक मिल रहा है। मुख्यमंत्री ने बताया कि पूरी दुनिया भारत के विकास को देख रही है। सीएम योगी ने कहा कि पहले की सरकारों में विकास की अनदेखी की गई, भाई भतीजावाद का बोलबाला था, लेकिन अब यूपी विकास की नई रफ्तार के साथ आगे बढ़ रहा है। यूपी में कानून व्यवस्था पहले से मजबूत हुई है और इसीलिए आज गुंडे बदमाश गले में तख्ती लटकाए खुद थानों में सरेंडर करने पहुंच रहे हैं। बेटी स्कूल नहीं जा पाती थी, बहनें मार्केट नहीं जा पाती थी, क्योंकि जिन लोगों की सरकारें थी वे उन शरारती तत्वों को प्रश्रय देते थे जो बहन और बेटी की सुरक्षा के लिए खतरा बने हुए थे। लेकिन आज उत्तर प्रदेश पुलिस उनके लिए खतरा बनी हुई है जो प्रदेश की पहचान के लिए खतरा बने। आज उनको गले में तख्ती लटका करके जाना होता कि साहब एक बार जान बकस दो, बस आगे से कोई कुछ भी शरारत नहीं करेंगे। भाइयों बहनों, यह आप सबके आशीर्वाद से प्रधानमंत्री मोदी जी के विजन पर कार्य करने का परिणाम है कि आज एक नए उत्तर प्रदेश का दर्शन हम सब कर पा रहे हैं। और उससे भी बढ़कर है कि 500 वर्षों का संकल्प आज पूरा हो रहा है जो हमारे पूर्वजों ने देखा। अयोध्या में राम विराजमान होंगे, फिर से हम इस संकल्प को पूरा करेंगे और इस संकल्प आज पूरा हो रहा है। अयोध्या में 500 वर्षों के बाद जब 22 जनवरी को प्रधानमंत्री मोदी जी के कर्तव्यों से प्रभु राम अयोध्या में अपने भव्य मंदिर में विराजमान होंगे, तो देश ही नहीं पूरी दुनिया के अंदर जहां कहीं भी सनातन धर्मावलंबी रहता है उसको तो गौरव की अनुभूति होगी ही, उसके चेहरे पर एक खुशहाली तो होगी। मेरा ये मानना है 22 जनवरी का कार्यक्रम दुनिया के अंदर जहां कहीं भी सभ्यता और संस्कृति को कुचला गया होगा उनमें एक आस है, उनके लिए एक नया विश्वास है 22 जनवरी का कार्यक्रम। मित्रों, आज मैंने शाहजहांपुर और बरेली इन दोनों जनपदों का भ्रमण करने का मुझे अवसर मिला। खास तौर पर बरेली में यहां से जुड़े हुए हजारों करोड़ रुपए की परियोजनाओं के लोकार्पण और शिलान्यास का एक अवसर मिला। बरेली की वर्षों से लंबित श्रीनाथ कॉरिडोर परियोजनाओं का अवलोकन करने और उनमें से कुछ परियोजनाओं को स्वीकृत करने का भी अवसर प्राप्त हुआ है। अभी हम लोगों ने इस पूरी कमिश्नरी के समीक्षा के माध्यम से चल रही विकास की परियोजनाओं और जो प्रस्तावित योजनाएं हैं उन पर भी विस्तार से माननीय जनप्रतिनिधियों और प्रशासनिक अधिकारियों के साथ में इस पूरी कमिश्नरी में क्या कुछ चल रहा है इसके बारे में हम लोगों ने यहाँ पे विस्तार से चर्चा की है।